नमस्कार। आप सबको नवरात्रि के अष्टम दिवस यानी अष्टमी के दिन देवी दुर्गा माता के चरणों में वंदना करते हुए हम आपके परिवार की कुशलता की कामना करते हैं। तो दोस्तों, मैं हूं राजेश कुमार खरे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल धर्म संकट। हमने पिछले एपिसोड में यह देखा कि कैसे पाकिस्तान की लोकतांत्रिक व्यवस्था को वहां के फौजी शासक व नौकरशाहों ने मिलकर बिल्कुल चौपट कर दिया। आज़ादी के बाद से आज तक पाकिस्तान ने 5 बड़ी गलतियां की हैं, जिसने पाकिस्तान को न केवल गर्त में पहुंचा दिया बल्कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े भी करवा दिए। जैसे पूरी पाकिस्तान, जो आज के दिन बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, वो पाकिस्तान से अलग हो गया। उन 5 गलतियों में से पहली गलती थी कि पाकिस्तान का अमेरिका के हाथों में पैसे के लालच में अपने देश की नीतियों को अमेरिका के हवाले कर दिया। यानी एक बार फिर से पाकिस्तान गुलाम बन गया। पहले वह अंग्रेज़ों का गुलाम था और उसके बाद वो अमेरिका के वाशिंगटन डीसी का गुलाम बन गया। दूसरी गलती वहाँ की पाकिस्तान की जुडिशरी में लॉ ऑफ नेसेसिटी की अवधारणा के तहत संविधान सभा को भंग करना शामिल था। आपने मेरे ऊपर की दोनों पाकिस्तान की 2 गलतियों से संबंधित वीडियो यदि अभी तक नहीं देखा है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक दिए गए हैं, उनसे जाकर आप उसको देख सकते हैं। अब हम पाकिस्तान की तीसरी सबसे बड़ी गलती के बारे में बताते हैं, लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे धर्म संकट चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आप उससे निवेदन है कि अगर मेरा कंटेंट आपको पसंद आए तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दें, और जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर दें और बगल में दी गई बेलकान यानी घंटी को दबा दें, जिससे कि हमारे चैनल की नई एपिसोड की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करेगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है तो कृपया इसको अपने दोस्त यारों के साथ भी शेयर करें, जिससे हमारी व्यूअरशिप थोड़ी बढ़ पाए। तीसरी गलती 1954 में पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री अली बोगरा का विवादित फैसला था, जिसमें उन्होंने एक विवादित फार्मूला पेश किया जिसे इतिहास में बोगरा फार्मूला के नाम से जाना जाता है, जिसमें उन्होंने वेस्ट पाकिस्तान को स्वात प्रांत, अन्य राज्य, कबालियों की स्थानीय कल्चरल आइडेंटिटी व स्थानीय स्वायत्तता को खत्म करते हुए इन सब इलाकों को उन्होंने वेस्ट पाकिस्तान बना दिया तथा बचे हुए ईस्टर्न पार्ट के अलग अलग सूबों को स्थानीय कबालियों के साथ मिलाकर ईस्ट पाकिस्तान बना दिया। यानी पूरे पाकिस्तान को 2 सूबे यानी 2 राज्यों में बांट दिया। पहला वेस्ट पाकिस्तान, दूसरा ईस्ट पाकिस्तान। शायद उसका मूल कारण था कि पाकिस्तान के वह दोनों सूबों की दूरी बहुत ज़्यादा थी और उसका रास्ता भारत के बीच से होके जाता था। तो उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए और उसकी प्रशासनिक सेवा को सही ढंग से निर्वाह करने के लिए पाकिस्तान को उन्होंने 2 सूबों में बांटने का विचार किया। 1954 में बोगरा ने इसका ऐलान किया तथा 1955 में जनरल अयूब खान ने बोगरा की सरकार का तख्ता पलट करते हुए पाकिस्तान की सत्ता संभाली और उन्होंने बोगरा फार्मूले को कानूनी जमा पहनाते हुए पाकिस्तान को 2 सूबों में बांट दिया और 1962 में यह पूरी तरह से लागू भी हो गया। उस समय वेस्ट पाकिस्तान में पंजाबियों का बोलबाला था, जबकि ईस्ट पाकिस्तान में बंगालियों का वर्चस्व था। अतः जो पंजाबी सूबे नहीं थे, उन्होंने पाकिस्तान में पंजाबियों के बढ़ते प्रभाव के कारण व अपनी सांस्कृतिक विरासत को बचाने के लिए पूरे पाकिस्तान में अलग अलग प्रोविंसों में पाकिस्तान से आज़ादी की मांग शुरू कर दी। अब वह प्रोविंस जो पंजाबी बाहुल्य नहीं थे, वहाँ की जनता ने पाकिस्तान की सत्ता के इस फैसले का विरोध किया कि यह केवल 2 राज्य में ही माना जाएगा। उसका एक जीता जाता उदाहरण बलूचिस्तान है, जो कि 1955 से ही लेकर आज तक अलग देश बनाने के लिए संघर्ष कर रहा है। वहाँ के निवासियों का यह कहना है कि पाकिस्तान ने बंदूक की नोक पर हमारे सूबे में कब्जा किया हुआ है। बलूचिस्तान के नेता कह रहे हैं कि पाकिस्तान के कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान के साथ जुड़ने के लिए जो वादे किए थे, उन्हें पाकिस्तान ने आज तक पूरा नहीं किया है। उन्होंने यह वादा किया था कि भले बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा होगा, लेकिन उसका अपना वहाँ खुद का शासन तंत्र होगा। इसी प्रकार 1955 से ही फ़लस्तीनियों ने भी आवाज़ उठानी शुरू कर दी कि उनका भी यही कहना था कि पाकिस्तान के मोहम्मद अली जिन्ना जी ने उनसे एक वादा किया था कि वो हम लोग अपना खुद का शासन तंत्र खड़ा कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान की सेना ने बंदूक की नोक पर उनके इलाके को पाकिस्तान में मिला लिया। पाकिस्तान में पख्तूनियों के एरिया में
वहाँ पे उन्होंने आतंकवादियों की ट्रेनिंग सेंटर बना रखी है और वहाँ के अधिकतर मूल निवासियों को वहाँ से विस्थापित कर दिया। और आगे बढ़ने से पहले हमारा आपसे निवेदन है कि अगर आप हमारे धर्म संकट चैनल को पहली बार देख रहे हैं और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और अपने दोस्त यारों को इसका लिंक शेयर कर दें। और जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें। साथ में बगल में दी गई बेल आइकन यानी घंटी को दबा दें, जिससे आपको मेरी नई नई वीडियो टाइम पे मिल जाया करें। तो आगे बढ़ते हैं। 1954-55 के प्रधानमंत्री बोगरा फार्मूला को बाई फोर्स 1962 में जनरल अयूब खान ने पाकिस्तान में सेंट्रल पाकिस्तान बनाकर लागू करना शुरू कर दिया, जिसके कारण बलूचिस्तान, पख्तून तथा ईस्टर्न पाकिस्तान के स्थानीय लोगों के साथ स्थानीय स्तर पर भेदभाव होना शुरू हो गया, क्योंकि उस समय पाकिस्तान की सत्ता व प्रशासनिक अधिकारियों व फौज के बड़े बड़े पदों पर पंजाबियों का बोलबाला था। अतः वहाँ के बलूचिस्तानी, पख्तूनी व पूर्वी पाकिस्तान पर अपनी सत्ता की धमक बनाए रखने के लिए जनरल अयूब खान ने फौज के माध्यम से उनके पाकिस्तान को दो सूबों में बांटने के विरोध करने वालों पर कहर ढाना शुरू कर दिया। पूर्वी पाकिस्तान, जो आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, कहने लगा कि हम लोग जूट के बने सामान से जो भी कमाई करते हैं उसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा वेस्ट पाकिस्तान के लोगों को होता है। इससे संबंधित एक छोटी सी क्लिप देखिए। बांग्लादेश कहते हैं और पश्चिमी पाकिस्तान जो आज का पाकिस्तान है, जिसे आप और हम 2016 में पाकिस्तान कहते हैं। ये पूर्वी पाकिस्तान जो था, इसका पश्चिमी हिस्से से कोई कनेक्शन नहीं था, यानी कि सीधा ज़मीन पे दोनों हिस्से जुड़े हुए नहीं थे। दूसरी बात ये कि जितने भी ऊंचे पदों पर लोग मौजूद थे सरकार में, यानी कि पाकिस्तान की केंद्रीय सरकार में जितने भी ऊंचे पदों पे मंत्री, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वो सभी पश्चिमी पाकिस्तान से ही होते थे। पूर्वी पाकिस्तान से कोई भी ऊंचे पद पर नहीं जाता था, उसे नहीं आगे बढ़ने दिया जाता था। इस मैप में आप देख सकते हैं, ये ब्रिटिश साम्राज्य के समय जो भारत का नक्शा है वो दिखा रहा है। तो आज़ादी के बाद ये हिस्सा हो गया पश्चिमी पाकिस्तान यानी कि वेस्ट पाकिस्तान, और ये हिस्सा हो गया ईस्ट पाकिस्तान या फिर जिसे आज बांग्लादेश कहते हैं। आप देखेंगे इनके बीच में बहुत ज़्यादा दूरी है और डायरेक्ट बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। इनफैक्ट मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत सरकार को कहा था कि हमें एक कॉरिडोर दीजिए, एक बीच में हाईवे दीजिए जिससे कि हम इस हिस्से को इससे कनेक्ट करेंगे, लेकिन नेहरू ने ये प्लान ठुकरा दिया। ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान की जोग्राफिकल लोकेशन के कारण, और दूसरी चीज़ इनमें कल्चर में बहुत फ़र्क है। यहाँ पे लोग उर्दू भाषा या फिर पंजाबी भाषा ज़्यादा बोलते हैं, पंजाबी या उर्दू डोमिनेट करती है। यहाँ पे भाषा बोली जाती है बंगाली। दूसरी चीज़, पूर्वी पाकिस्तान या फिर बंगाल के हिस्से में हिंदू जो हैं लगभग 15% थे आबादी के, यानी कि माइनॉरिटी पॉपुलेशन काफ़ी है, इतनी पश्चिमी पाकिस्तान में नहीं थी। तो देखिए, पूर्वी पाकिस्तान के साथ भेदभाव किया जाता था, और कैसे भेदभाव किया जाता था आपको मैं बताऊंगा। इस ईस्ट पाकिस्तान की पॉपुलेशन पूरे पाकिस्तान की पॉपुलेशन का 60% थी, यानी कि 60% आबादी बंगाल में रहती थी, लेकिन उस पर बजट खर्च होता था सिर्फ 30%। और इसी हिस्से से पाकिस्तान के 70% एक्सपोर्ट्स निकलते थे, और उनमें सबसे बड़ा प्रोडक्ट था जूट। और ये जूट पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होता था, और इसका जितना भी पैसा है वो एक्सपोर्ट्स का 70% था। एक और बहुत बड़ा कारण था भेदभाव का कि बांग्ला भाषा को ऑफिशियल भाषा का दर्जा नहीं दिया जाना। इसके लिए 7-8 साल लोगों ने संघर्ष किया, प्रोटेस्ट किए, सड़कों पे उतरे, कईयों को गोली भी लगी प्रोटेस्ट में जब पुलिस ने उन्हें गोली मार दी। लेकिन फाइनली 1956 में बांग्ला को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया, एक लंबे प्रोटेस्ट मूवमेंट के बाद। तो आप देखेंगे, आपने इस वीडियो में देखा कि कैसे पूरे पाकिस्तान की पॉपुलेशन की 60% हुआ करती थी, लेकिन वहीं पाकिस्तान के बजट का केवल 30% ही वहाँ के विकास के कार्यों में लगाया जाता था। बाकी 70% वेस्ट पाकिस्तान में लगाया जाता था। उनके यहाँ पूर्वी पाकिस्तान का विकास ना के बराबर है, जबकि वेस्ट पाकिस्तान में उनके यहाँ से प्राप्त टैक्सों का सारा पैसा पश्चिम पाकिस्तान में लगाया जा रहा है। लेकिन वास्तव में असल में देखा जाए तो एक्चुअल विकास कराची और पंजाब प्रांत में ही हो रहा था। बाकी जो उसके अन्य वेस्ट पाकिस्तान के थे, अन्य प्रांत थे, उनमें कोई खास डेवलपमेंट नहीं था। पश्चिम पाकिस्तान जैसे बलूचिस्तान और पश्चिमी क्षेत्र में विकास नामात्र को ही था। हमने पहले ही बताया कि पाकिस्तान में पंजाबियों का बोलबाला था,
जिसे अन्य सेक्टर के लोग पसंद नहीं करते थे। इसका सबसे बड़ा कारण पाकिस्तान को केवल 2 सूबों में बांटने की पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बोगरा फार्मूला थी। अगर पाकिस्तान ने अपने साथ जुड़े प्रांतों को उनके कल्चरल आइडेंटिटी के आधार पर 2 से ज़्यादा सूबे बनाए होते तो पाकिस्तान में मुखालफत की अलग अलग प्रोविंसों से आवाज़ न उठ रही होती, जैसा कि भारत ने किया। कल्चरल आइडेंटिटी के आधार पर अलग अलग राज्यों का गठन किया गया, जिसके कारण आज भारत में 28 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं, शायद अब 5 हो गए हैं। पाकिस्तान के जबरदस्ती 2 सूबों में बांटने की पाकिस्तान के जनरल अयूब खान की जिद व ईस्ट पाकिस्तान में आर्थिक रूप से भेदभाव व क्षेत्रीय भेदभाव व फौजियों द्वारा ढाए जा रहे जुल्मों के कारण ही 1971 में पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बना और इसमें भारत ने उनकी मदद की। देखिए, इससे संबंधित ऐसा माना जाता था कि अगर रेप किया गया तो ये आंदोलन जो है ये अपने आप खत्म हो जाएगा, और रेप वॉज यूज्ड एज अ वेपन, इसे एक हथियार की तरह यूज़ किया गया, और इसीलिए ये जेनोसाइड जो है इट इज़ कंसिडर्ड अ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इसके लिए पाकिस्तान की सरकार ने किसी को भी सज़ा नहीं दी, और 2010 में जाकर बांग्लादेश की सरकार ने एक ट्राइब्यूनल बिठाया, और जिन लोगों ने पाकिस्तान की आर्मी को उस वक्त सपोर्ट किया था उन्हें अब सज़ा दी जा रही है एक एक करके। ख़ास करके जमाते इस्लामी नाम की एक पार्टी है बांग्लादेश में, उसके कुछ मेंबर्स थे जिन्होंने इन मिलिशियाज़ को सपोर्ट किया था, और ये मिलिशियाज़ थे जैसे कि रज़ाकर और या फिर अल शम्स नाम के 2 मिलिशियाज़ थे फेमस। तो इन्होंने इसमें पाकिस्तानी आर्मी का सपोर्ट किया था। आगे बढ़ते हैं। इस ऑपरेशन सर्चलाइट और जेनोसाइड के खिलाफ बांग्लादेश के लोगों ने हथियार उठाए, रेजिस्टेंस मूवमेंट शुरू किया, और उन्होंने एक मुक्ति बाहिनी सेना का गठन किया। मुक्ति बाहिनी का मतलब होता है लिबरेशन फोर्स, यानी कि आज़ादी की आर्मी। और इसने गुरिल्ला वॉरफेयर की टेक्निक इस्तेमाल करनी शुरू कर दी पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ। आर्मी जो है वो लगभग सभी अर्बन सेंटर्स में, शहरों में बैठी थी, और गांव में जो एरिया था वो मुक्ति बाहिनी के कंट्रोल में था, और वहाँ से ये गुरिल्ला रेड करते थे पाकिस्तान आर्मी पे। भारत की सरकार ने इन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिया और इन्हें ट्रेनिंग, हथियार से लैस किया। आवामी लीग के जो मेंबर्स भागकर भारत आ गए थे, पलायन कर गए थे, उन्होंने भारत में ही एक गवर्नमेंट इन एग्जाइल बनाई, यानी कि एक ऐसी सरकार जो निर्वासन में काम कर रही है और अभी पावर में नहीं है, लेकिन इसी ने मुक्ति बाहिनी को कोऑर्डिनेट किया, और मुजीबुर रहमान के नाम पर जितने भी दूसरे नेता हैं आवामी लीग के, उन्होंने इस मूवमेंट को लीड किया। ये देख सकते हैं आप, एक प्रोपेगेंडा पोस्टर है मुक्ति बाहिनी का, जिसमें आह्वान किया जा रहा है कि बांग्लादेश को आज़ाद किया जाए, और ये झंडा है जो उस वक्त लोग यूज़ करते थे, इस रेजिस्टेंस मूवमेंट के लोग, और ये बांग्लादेश के आज के झंडे से काफ़ी मिलता जुलता है। बस अब ये मैप नहीं है, ये मैप जो है अब ये हटा दिया गया है झंडे से, अब ये सिर्फ रेड डॉट और ग्रीन कलर का झंडा है बांग्लादेश का। अब हम बात करेंगे इंडियन इंटरवेंशन की, कि भारत सरकार ने इसमें क्या किया। तो देखिए, सबसे पहले भारत न्यूट्रल रहा था। इनिशियली भारत ने कोई स्टांस नहीं लिया जब बांग्लादेश के लोगों ने आज़ादी की बात करी। कारण ये कि भारत के अपने कुछ आज़ादी के आंदोलन चल रहे थे, जैसे कि नागा और मिज़ो आदिवासी हैं, और वो भारत से अलग होने की बात कर रहे थे, और आसाम के भी कुछ एरियाज़ में एक इंडिपेंडेंस मूवमेंट चल रहे थे। तो अगर भारत बांग्लादेश के इंडिपेंडेंस को सपोर्ट करता है तो फिर उन मूवमेंट्स को भी भारत को सपोर्ट करना पड़ता। आइडियोलॉजिकली भारत कमज़ोर हो जाता। पाकिस्तान में भारत की दखल का मुख्य कारण था कि वहाँ से लड़ाई से बचने के लिए वहाँ के नागरिक रिफ्यूजी बनकर भारत के पूर्वी क्षेत्रों में आकर बस रहे थे, खासकर आसाम और मणिपुर आदि में शरण ले रहे थे, जिनके पुनर्वास की व्यवस्था करना उन राज्यों के लिए मुसीबत बन गया था। दूसरे, वहाँ पर पाकिस्तान की आर्मी द्वारा इतना वहाँ के बंगाली स्पीकिंग अल्पसंख्यक इवन मुस्लिमों को भी बहुत यातना दिया जा रहा था, जिसके कारण जब वहाँ के मुजीबुर रहमान, जो कि अवामी लीग के नेता थे, उनके द्वारा भारत से सहायता की मांग की गई, जिसे भारत ने स्वीकार कर लिया, और वहाँ के फ्रीडम फाइटर सेना, जो मुक्ति वाहिनी के नाम से जानी जाती थी, उसके साथ मिलकर पाकिस्तान से युद्ध किया और उसको स्वतंत्र करा के ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश का निर्माण करवाया। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे हमारा निवेदन है कि अगर आप हमारे इस धर्म संकट चैनल को पहली बार देख रहे हैं, और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया हो, तो मेरे इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, अपने दोस्त यारों को इसकी लिंक शेयर कर दें, और जिन्होंने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। साथ में बगल में दी गई बेलकान यानी घंटी को दबा दें, जिससे हमारे चैनल की नई एपिसोड की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करेगी।
जनरल अयूब खान के कार्यकाल में ही बलूचिस्तान बनाने की मांग उठने लगी थी। हम सब जानते हैं हम सब जानते हैं कि फौज व नौकरशाह सेंट्रल कमांड का ही हुक्म मानती है। पावर को केवल एक हाथ में रखने की इच्छा केवल फौज की होती है और यही कारण है कि 1999 में जनरल मुशर्रफ के शासनकाल में जब पाकिस्तान का सेंट्रल कमांड एक्टिव हुआ तो बलूचिस्तान में विद्रोह की आवाज़ और बुलंद हो गई। इस पीरियड में पाकिस्तान के हर मामले में फौज की अहमियत बढ़ गई, यानी सिविलियन की एक प्रकार से पाकिस्तान में कोई औकात ही नहीं रह गई। और अब तो बलूचिस्तान की निर्वासित सरकार की प्रधानमंत्री नीला कादरी, जो कि बलूचिस्तान की एक एक्टिविस्ट हैं और अपने आप को बलूचिस्तान की निर्वासित सरकार की प्रधानमंत्री कहती हैं, कि अगर भारत की सरकार के मुखिया माननीय नरेंद्र मोदी जी बलूचिस्तान की आज़ादी की आवाज़ यूनाइटेड नेशन में उठाने में मदद करते हैं तो उनकी सरकार यूनाइटेड नेशंस में हमेशा भारत का साथ देगी। और वह कहती हैं कि यही एक अच्छा समय है कि जब पाकिस्तान से बलूचिस्तान को स्वतंत्र कराया जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति व फौज की स्थिति वहाँ पर अच्छी इस समय नहीं है और क्योंकि वो भारत के साथ युद्ध करने की स्थिति में नहीं है और अगर युद्ध होता भी है तो वह ज़्यादा दिनों तक भारत के साथ युद्ध नहीं कर झेल पाएंगे। इसी से जुड़ी एक छोटी सी क्लिप देखिए। आज जो बलूच तकलीफ़ में है, आज जो बलूच दुख में है, जो आज की पीड़ा है बलूच की, उसमें भारत को जुड़ने की आज ज़रूरत है हमारे साथ। ये जो मौका आज है नरेंद्र मोदी जी के पास और बीजेपी की सरकार के पास, शायद कल ना हो। तो आज बलूचिस्तान को उनके प्रोएक्टिव रोल की ज़रूरत है। जो लाल किले से बोला था उस पर अमल करने की ज़रूरत है। और आज भी भारत में जितना आतंक है वो ना पाकिस्तान से ही आ रहा है। जो ना पाकिस्तान है उसने बलूचिस्तान, जो एक आज़ाद मुल्क था, उस पर कब्ज़ा किया फ़ौज भेजकर। और इस फ़ौजी हमले से जो बलूचिस्तान में इस वक्त हालत है वो ये है कि बलूचों को एक ऐसे मार रहे हैं, काट रहे हैं, बलात्कार है, लूट मार है, घर जला रहे हैं, बाग जला रहे हैं, पानी में जहर मिला रहे हैं और बुलडोज़र्स लाकर गांव के गांव जो है वो तबाह कर रहे हैं। तो आपने देखा कि पाकिस्तान की तीसरी गलती पाकिस्तान को दो सूबों में बांटने की थी, जिससे वहाँ के अलग अलग प्रांतों में अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को बचाने के लिए विद्रोह की आवाज़ उठने लगी। अगर पाकिस्तान ने पाकिस्तान को कई सूबों में उनकी कल्चरल आइडेंटिटी को ध्यान में रखते हुए भारत की तरह बांटा होता तो शायद आज पाकिस्तान से इन सूबों की अलग होने की आवाज़ ना उठ रही होती। आप पाकिस्तान की चौथी गलती के बारे में पाकिस्तान की 5 गलतियों के चौथे पार्ट में जानेंगे, अतः हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूलिएगा। आप ये चाहते हैं कि हमारी आगे आने वाली नई वीडियो की सूचना आपको जल्द से जल्द मिले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बगल में दी गई बेल आइकन को जरूर दबा दें। आपको मेरा यह विश्लेषण कैसा लगा हमको कमेंट करके ज़रूर बताइए और लाइक कीजिए तथा अपने दोस्त या यारों को शेयर कीजिए। हमारे कुछ घनिष्ठ मित्रों ने आग्रह किया है कि मैं ऑनलाइन फ्रॉड पर कुछ वीडियो बनाऊं, क्योंकि आज जो है ऑनलाइन फ्रॉड बहुत तेज़ी से हो रहा है, जिसमें कि व्हाट्सएप का फ्रॉड है, टेलीग्राम का फ्रॉड है, टेलीग्राम चैनल का फ्रॉड है, फ़ोन कॉल का फ्रॉड है, इस तरह के बहुत सारे फ्रॉड हैं, बैंक फ्रॉड है। तो डिजिटलाइजेशन का अगर फ़ायदा है तो नुकसान भी है। तो बहुत सारी सरकारी गाइडलाइन के बावजूद लोग ठगी के शिकार हो रहे हैं, अतः जागरूकता अभियान के तहत हमें अधिकांश प्रकार के फ्रॉड की जानकारी आप सब तक पहुंचाना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। तो मैं इस पर 5 एपिसोड की एक सीरीज़ जल्द ही लेकर आने वाला हूं, अतः मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा के रखें। इस सीरीज़ में मैं खुद ठगी का शिकार हो चुका हूं, वह भी एक्सपीरियंस भी प्रूफ के साथ आपके साथ शेयर जरूर करूंगा। वैसे मैं बता दूं कि ठगी के शिकार होने वाले लोगों में
अज्ञानता का प्रतिशत 70% है और लालच का प्रतिशत 30% है। आशा है कि आपको मेरा ये कंटेंट जरूर पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक हमारी वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद। जय सनातन, जय भारत।